आप कह लें पॉइंट ऑफ व्यू है ब्यूरोक्रेसी की तरफ, वो भी बहुत मुख्तलिफ है। अब फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट पर्सन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है। अब ये क्या कहते थे ब्यूरोक्रेसी के बारे में? जॉन स्टुअर्ट मिल, अगर आप में से किसी का पॉलिटिकल साइंस है, वो अगर पढ़ेगा, या अगर किसी का बैकग्राउंड है, तो पता होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल कौन था। ही इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डायरेक्टली बात नहीं की हुई। ही हैज टॉक्ड अबाउट लिबरलिज्म, ही हैज टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी in his theories. That is his major contribution. Mill was one of the main theorists of liberalism, but the point is कि उनकी theory of liberalism के अंदर the concept of bureaucracy is quite central. अब चूंकि he is a different person, so everybody has defined bureaucracy differently. According to John Stuart Mill, the bureaucracy is known or was known by the government, by the professionals. ठीक है, and it somehow makes sense too. आज भी हम जो देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी हुकूमत होती है। ठीक है। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी ही हुकूमत होती है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज द परमानेंट वन। और ये प्रोफेशनल्स की हुकूमत होती है। फॉर हिम इट वाज इररेलेवेंट कि हम सिस्टम के अंदर से किसी को पकड़ के ब्यूरोक्रेट लगा दें, हम किसी को तरक्की दे दें, किसी को डिमोट कर दें, उससे जॉन स्टुअर्ट मिल को फर्क नहीं पड़ता था। अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करें तो इससे मैक्स वेबर को फर्क पड़ता था। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर जो है, आपके जो ब्यूरोक्रेट आने चाहिए वो सिस्टम के अंदर से ही आने चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दो 19वीं 20वीं ग्रेड में। दोज हु आर ग्रोइंग इन द करियर, उनको आना चाहिए। बट फॉर जॉन स्टुअर्ट मिल दिस थिंग डिड नॉट मैटर। फॉर हिम इट वाज irrelevant that whether the person comes from outside or inside the government. तो फिर मिल के लिए क्या मैटर करता था? अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, एक ब्यूरोक्रेट के लिए मैटर करती है उसकी ट्रेनिंग और उसकी डिवोशन। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, द मोर डिवोटेड यू आर टुवर्ड्स योर वर्क, द मोर पावर विल यू क्लेम बिकॉज ऑफ योर वर्क। अकॉर्डिंग टू हिम, दैट जितनी हम जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं एज सिविल सर्वेंट, वो हम अपनी डिवोशन को बेहतर करके कर सकते हैं। अब इससे अगेन मिलती जुलती बातें पता चलती हैं। मैक्स वेबर क्या कहते थे कि आपकी अथॉरिटी कहां से डिराइव होती है? योर अथॉरिटी इज गिवन टू यू एंड इट इज अ रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये ऑन द अदर हैंड हल्की सी मुख्तलिफ बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूट, आपके जो क्लेम है फॉर पावर और फॉर अथॉरिटी, इट कम्स फ्रॉम हाउ डिवोटेड यू आर। और जितना आप काम ज्यादा करेंगे उतने आप ज्यादा पावरफुल हो। सही है। अच्छा, इन मॉडर्न टाइम्स, आज के वक्त में देखा जाए, अगर जॉन स्टुअर्ट मिल की जो डेफिनेशन दी है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की, वो अगर देखी जाए, तो वो किसकी तरह की लगती है? वो टेक्नोक्रेसी की तरह की लगती है। टेक्नोक्रेट्स। Mill's considered bureaucracy was technocracy, where technically trained experts ruled by the virtue of their specialized knowledge and position in dominant political and economic institutions. ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक किताब से उठाई है, तो या देख लीजिए आपके जहन में हो, लेकिन आप इसको ऑफ कोर्स अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। My question to you is, have you guys ever experienced or have been able to see technocrats working in the country? Give me an example of technocracy अगर एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में तो। क्या मिसाल होगी टेक्नोक्रेसी की पाकिस्तान में इस टाइम? असद उमर एज मिनिस्टर प्लानिंग, ठीक है। असद उमर वाज अ पॉलिटिशियन, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी वाज अ टेक्नोक्रेसी वेयर टेक्निकली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स ruled by the virtue of their specialized knowledge. Asad Umar did not have any specialized knowledge to run the finance ministry. No. अच्छा, सही सही बताया। हफीज शेख इज अ टेक्नोक्रेट।
जितने भी आप स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स देखते हैं, they can be known as technocrats because they are those people who are not elected politicians. ये वो लोग हैं जो कि सिलेक्टेड बाय द पॉलिटिशियंस होते हैं, इसलिए ऐसा तो हमारे बीच में नहीं आएगा। तो टेक्निकली ट्रेंड वो लोग पहुंचते हैं गवर्नमेंट के अंदर जो कि किस वजह से बैठे होते हैं वहां पे, बाय वर्च्यू ऑफ देयर नॉलेज, नथिंग एल्स, देयर नॉलेज। क्लियर? अच्छा, तो दोनों ने इस बात को एग्री किया, वेबर ने भी और मिल ने भी, दैट जब तक माशरे के अंदर एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी ना हो, गुड गवर्नेंस लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही वो एलिमेंट होता है हमारी गवर्नेंस का जो कि प्रमोट करता है, बल्कि इंश्योर करता है मेरिटोक्रेसी। अगर हमारे माशरे में मेरिटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी ने प्रमोट नहीं की तो कौन करेगा फिर? वो तो कोई भी नहीं करेगा, इम्प्लीमेंटेशन तो इन्होंने करनी। तो मेरिटोक्रेसी की प्रमोशन, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेके आना काम के अंदर, ये सब ब्यूरोक्रेसी करती है। तो ये, तो यस इट इज ट्रू दैट आपके मुआशरे में तरक्की, गुड गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पिटेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहाँ पे जो एक ट्विस्ट है उनकी थ्योरी के अंदर वो ये कि जहां जॉन स्टुअर्ट मिल ब्यूरोक्रेसी के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, ओपनली इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पे जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए ब्यूरोक्रेसी इज अ सीरियस चैलेंज टू द लिबरल डेमोक्रेसी। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेसिकली किस चीज की थ्योरी के ऊपर काम किया हुआ है? क्या बताया था अभी मैंने आपको? ही इज वर्क्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। और ये भी उन्होंने बोला कि सेंट्रल पीस होता है ब्यूरोक्रेसी, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि इट कैन पोज द सीरियस चैलेंज टू द लिबरल डेमोक्रेसी? द पॉइंट इज इट डिपेंड्स, it depends कि how does bureaucracy perform in a liberal democracy, because एक साइड पे जहां पे ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा सपोर्टर हो सकता है लिबरल डेमोक्रेसी का, वहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे आर द वंस हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स, सो दे हैव दिस एज ऑफ knowing more and knowing better than politicians। अब आपके जहन में भी यही आ रहा होगा कि जी पाकिस्तान में भी ऐसे होना चाहिए, व्हाई शुड वी नॉट पुट दोस पीपल ऑन द गवर्नमेंट जिनको काम करना आता है, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लेके आनी चाहिए। बट इट डज नॉट पे ऑफ इस तरीके से। क्यों? ऐसा क्यों है? व्हाई डू यू थिंक कि जो ब्यूरोक्रेसी अगर डिस्प्लेस कर दे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, तो ये डिस्पोटिक रूल में तब्दील हो सकती है। डिस्पोटिक रूल होता है जो एब्सोल्यूट रूल होता है। Why bureaucracy can turn into a despotic rule? How is it possible कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी को डिस्प्लेस कर सकी? ऐसा हो सकता है क्या? और ऐसा क्या कभी हुआ है? Okay, let me put it this way. Should bureaucracy be stronger than the liberal democracy or not? How is सही बताया आपने, but how is military dictatorship is an example? Can you elaborate just a little?
देखिए, everybody in the military is a bureaucrat. Military is a bureaucracy. It's a military bureaucracy. The point is कि bureaucracy को अगर बहुत स्ट्रांग कर दें, लिबरल डेमोक्रेसी से ज्यादा स्ट्रांग कर दें, तो क्या होता है कि वो डेस्पोटिक रूल में तब्दील हो जाएगा, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी किसी लोगों को आंसरेबल नहीं होती है. ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट बीइंग इलेक्टेड और अपॉइंटेड और वोटेड by the people. So if they are not elected by the people, who are they answerable to then? वो तो फिर किसी को जवाब दे ही नहीं होंगे. और अगर किसी को जवाब दे नहीं होंगे, जैसे एक पॉलिटिशियन जवाब दे होता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने 5 साल बाद इसी एरिया में जाके वापस वोट मांगना, ठीक है, तो ही नोस कि मुझे तो वोट चाहिए. बट जो ब्यूरोक्रेट है उसको तो नहीं चाहिए वोट. वो तो किसी को आंसरेबल नहीं है लोगों को. सो वुड ही परफॉर्म बेटर? नो, ही वुड नॉट. Sir, such bureaucracy would be able to impose its own version of truth. यानी कि जब इस तरह की हमने हालात देखे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें क्या होता है कि फिर जो डिक्टेटरशिप होती है या फिर जो डिस्पोटिक रूल होता है, वो अपना वर्जन लोगों के सामने पेश करता है. वो लोगों को ये बताता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, ना कि ये रिप्रेजेंट करे, ना कि ये आ, बताए या ये करे कि वो लोगों की मर्जी आगे रिप्रेजेंट करे. तो इसीलिए डिक्टेटरशिप को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इट इट गिव्स टू मच ऑफ पावर इन वन हैंड्स और इन फ्यू हैंड्स. और जब आप देखें कि गवर्नमेंट के ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं जो कि लोगों का जवाब दे नहीं है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे गवर्नमेंट से. पीपल वुड बिकम डिसइंटरेस्टेड एंड डिस्टेंट एंड डीमोटिवेटेड, डिस्करेज्ड. दे वुड बी लाइक के वी आर नॉट बीइंग हर्ड. एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर सबसे जरूरी एलिमेंट क्या होता है? इवन गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन. बट यू किल द पार्टिसिपेशन जब आप इस तरह के हालात पैदा होते हैं. तो इसका आप कह लें कि खदशा जाहिर किया जॉन स्टुअर्ट मिल ने. जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि बेशक ब्यूरोक्रेसी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी इज स्ट्रॉन्गर देन द लिबरल डेमोक्रेसी, देन इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. यहां तक किसी को कुछ समझना ही हो तो पूछ लें. नो, 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 वी आर नॉट. पहली बात तो यह है कि हम पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की बात ही नहीं कर रहे, हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं. दूसरी बात ये, हम ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं. देयर इज, मैंने सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फोकस इस तरह अभी नहीं किया हुआ, तो व्हाई रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ? ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये. ओके, सो अब ये जो खदशा जाहिर किया, तो फिर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इफ एनीबडी वांट्स टू आंसर, कि ब्यूरोक्रेसी भी स्ट्रांग हो और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग हो? हाउ कैन वी डू दैट? एनीवन? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है? बाय putting them under the accountability of elected officials. अब वो कैसे हो सकता है? By ensuring the active participation of the citizens. क्योंकि जितने लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में, उतना एक पॉलिटिशियन स्ट्रांग होता है. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक ब्यूरोक्रेट जो है अपनी पावर कहां से डिराइव करता है? एक ब्यूरोक्रेट अपनी पावर डिराइव करता है थ्रू हिज सीट. लेकिन एक पॉलिटिशियन अपनी पावर कहां से डिराइव करता है? थ्रू हिज पीपल. लोग अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड डेमोक्रेसी, ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं,
तो एक पॉलिटिशियन के पीछे बहुत बड़ी आवाम खड़ी होगी, इसका मतलब है जो जीता है। तो फिर वो सही मानों में लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, वो फिर उस ब्यूरोक्रेट को भी अकाउंटेबल ठहराएगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि a bureaucracy is having a direct impact on the lives of the people. So I should hold the bureaucracy accountable. यानी कि एक पॉलिटिशियन ये कहेगा या डेमोक्रेसी ये कहेगी कि उसने ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ठहराना, बिकॉज अल्टीमेटली फिर वो जो हुकूमत है, जो वो पॉलिटिशियन है, वो किसको जवाब दे? वो लोगों को जवाब दे। तो इस तरीके से हम वो कर सकते हैं, इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं पूरे सिस्टम को। एक सजेशन ये भी हो सकती है कि अगर आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी को वीक कर दे और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर दे। डू यू थिंक इट वुड वर्क, ब्यूरोक्रेसी को वीक करना? देखें, वीक ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि फिर तो आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को कमजोर किया गया है, इसलिए आज ये हालत है ब्यूरोक्रेसी की। So the solution proposed by Mill did not focus on putting strict controls on bureaucracy. यानी कि मिल्स ने ये नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंसेस लगाओ, लेकिन क्या करो कि आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, उसके मुकाबले में डेमोक्रेसी को उससे भी स्ट्रॉन्ग करो। और कैसे स्ट्रॉन्ग करो? लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ा के, क्योंकि मिल्स को पता था कि अल्टीमेटली एक सोसाइटी के अंदर जो डिसीजन मेकर होता है, वो एक कौन होता है? वो एक आम आदमी ही होता है। तो जितना ज्यादा आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे, कि डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेसी ये सोचे कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और इससे ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी इन इटसेल्फ मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और आपके हाथ में नहीं आएगी। सो हाउ कैन वी मेंटेन द बैलेंस बिटवीन strong bureaucracy and strong democracy? If anybody wants to summarize, please. जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जो मैंने बताया है, वो आप सारे जो है ना एक लाइन के अंदर उसको जरा समराइज कर दें, एक लाइन के अंदर। देखिए, इसमें यह है कि आप टू इंश्योर दैट यू हैव अ स्ट्रांग bureaucracy, you need an accountable democracy. And how can you increase the importance or strength of democracy? By ensuring more participation. ठीक है? Okay, I see that you guys are not fond of actually contributing in the class. क्या आप लोग ज्यादा सो रहे होते हैं, या you guys don't understand? What is it? Anyways, it's up to you guys. थर्ड जो हमारा थेरिस्ट है जिसकी हम बात करेंगे, Rida, yes, I know this concept is new to you, but have you grasped it a bit? आपको समझ आया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों को स्ट्रॉन्ग करके
जो है हम वो कर सकते हैं इसको स्ट्रांग? देखिए, वेबर के पॉइंट से कंट्रास्ट ये बिल्कुल भी नहीं करता, जो आपके थर्ड पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं। देखिए, वेबर ने तो ये वाला एलिमेंट नहीं इस तरह हाईलाइट किया था। यहाँ पे ये बात हो रही है कि स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी नीड स्ट्रांग डेमोक्रेसी। चले आगे कार्ल मार्क्स की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स इज अ ह्यूज नेम, ठीक है। कार्ल मार्क्स का नाम अगर आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें आता है, जेंडर स्टडीज में आता है, पॉलिटिकल साइंस में आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ठीक है। मतलब ये जो मुझे नोन है इसके अंदर तो ये कंफर्म आता है। तो इट्स अ बिग पर्सनालिटी, इज अ ह्यूज नेम, जिसने इंसान की जो पिछले कुछ अरसों में होने वाली आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन किया, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। तो व्हाट इज ही नोन फॉर? आप सब कोई ऐसा है जिसने ये नाम पहली दफा सुना है, ताकि मुझे पता चले ना कि मैंने किसके मुताबिक पढ़ाना है फिर। ऐसा बंदा, एनीबॉडी इन द क्लास हु इज लाइक, आई हैव हर्ड दिस टर्म कार्ल मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ? और क्या मैं ज्यूमिंग ऐसा कोई भी नहीं, ठीक है। तो उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत पुराना प्रोफेशन है। ब्यूरोक्रेसी वो नहीं है जो कि मैक्स वेबर ने बना दी 1856 में और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी बनी, उससे पहले भी ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी। हाँ, मॉडर्न फॉर्म यही है, लेकिन उससे पहले भी मौजूद थी। तो कहाँ कहाँ हमें नजर आती है ब्यूरोक्रेसी? अब आप गौर से जरा सोचिएगा भी, आप कहेंगे कि यार वाकई ये भी तो ब्यूरोक्रेसी है। द अर्ली ब्यूरोक्रेसी वाज कंसिडर्ड टू बी रिलीजियस क्लर्जी। पहले रिलीजन से इन्वॉल्व जो लोग थे, चाहे वो आपका प्रीस्ट था, चाहे वो आपका पोप था, चाहे वो उसके अंडर काम करने वाले लोग थे, तो डोंट यू थिंक दैट्स आल्सो ब्यूरोक्रेसी? क्योंकि हमने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हायरार्की हो, जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हो, तो वो तो नजर आती है। तो ये रिलीजन के अंदर ब्यूरोक्रेसी तो आज भी मौजूद है। टुडे, इवन टुडे, the religious institutions or the religious departments in the society which are being dominated by the religious figures, that is also a bureaucracy। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह स्टेट के अंदर भी हमें ब्यूरोक्रेसी नजर आई कि जब स्टेट्स बनना शुरू हुई, यानी कि जब रियासतें बनना शुरू हुई, जब रियासतों को इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हुई, सो वो क्या करना शुरू किया कि दे वुड नीड ब्यूरोक्रेसी देन। देखिए, एक मुल्क को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की जरूरत होती है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो द पॉइंट इज कि जब हम स्टेट बनाते हैं तो स्टेट में टैक्स, ये कौन डिसाइड करता है कि फला टैक्स लगाना है या फला टैक्स नहीं लगाना? लाइक हु मेक्स दिस डिसीजन कि कौन सा टैक्स जो है कलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है? It's the government which makes this decision. It should be the democratic government that makes this decision कि किसी भी तरीके के टैक्सेस को रेज करना है, किसी भी किस्म के फाइन कलेक्ट करने हैं, किसी भी किस्म के लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। तो इस चीज का फैसला कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स? एनीबडी? Who is going to implement the decisions taken by?
this case the bureaucrats. ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह तो हमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज बता रहा हूं कि कहाँ का ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। कॉमर्स, अब आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की अभी हम आगे बात करेंगे तो इकोनॉमी बहुत दफा उसका जिक्र आएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स की अ, जो थेरी है वो फाइनेंस इकोनॉमी के गिर्द घूमती है। कॉमर्स, कार्ल मार्क्स कहता है कि दुनिया में जितनी जितनी तरक्की हुई, जितनी जितनी एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उतना उतना तिजारत भी बढ़ा। सो द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स रिजल्टेड इमर्जेंस ऑफ अ न्यू डायमेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो देखिए, जितना जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे इंसान तरक्की करता है, वैसे वैसे इंसान के वसाइल में इजाफा होता है, वैसे वैसे इंसान के प्रॉब्लम्स में इजाफा होता है। अब आज से 300-400 साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेड हुआ करेगा कंट्रीज के बीच में? नहीं सोच सकता था। तो जब एक नया फील्ड क्रिएट होता है तो ऑफ कोर्स एक नई फुल फ्लेज फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी क्रिएट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। सो कॉमर्स का जो एक डायमेंशन है, ट्रेड का जो एक डायमेंशन है, इकोनॉमी का जो एक डायमेंशन है, उससे भी ब्यूरोक्रेसी जुड़ी हुई है। अब आप अपने सर्विसेज के अंदर देख लें, आईआरएस का ग्रुप है, पाकिस्तान कस्टम्स का ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज बिटवीन पीपल विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। ये बात समझ आई है सारों को? अच्छा, बिल्कुल। तो फिर आप ये भी देखिए कि जब रेलवे इजाद हुई तो तभी रेलवे से रिलेटेड ब्यूरोक्रेसी को बनाया गया ना। ऐसा तो नहीं है कि रेलवे से पहले ब्यूरोक्रेसी थी रेलवे की, और कल जब रेलवे अगर खत्म हो जाए तो रेलवे की ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहिए फिर। ठीक हो गया। इसी तरह टेक्नोलॉजी, ये अब ये एक नया फीचर है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जितनी जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इंडस्ट्रीज के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है कि इंडस्ट्रीज ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ गई है। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ गई यानी कि हम क्या कहते हैं कि पहले जमानों में चीजें बना करती थी बड़ी कम तादाद में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी की वजह से, लेकिन आज मैस प्रोडक्शन होती है चीजों की। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें जो हमारी फैक्ट्रीज, जो हमारे ऑफिसेज हैं, वहां पर भी हमें ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है। तो मुझे को बता सकते हैं कि एक इस तरह की फैक्ट्री सेटिंग के अंदर जिसकी कार्ल मार्क्स ने बात की, कि कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ये कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट फैक्ट्रीज के अंदर भी हो गई। तो फैक्ट्रीज के अंदर उनका क्या काम होता होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट? देखें, वो लोगों के ऊपर चेक रख सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मास प्रोडक्शन के अंदर फिर सबसे जरूरी चीज क्या रह जाती है? कंट्रोल करना किन लोगों को? जो वर्कर होता है, जो आम वर्कर होता है। और उस आम वर्कर को कंट्रोल करने के लिए जो मालिकान होते हैं फैक्ट्रीज के, वो एक होल्ड रखें ताकि वर्कर्स के ऊपर वो एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर रखते हैं जो कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करे, जो कि वर्कर्स को इन लाइन रखे। और ये कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का।
अबाउट ब्यूरोक्रेसी, ये उनकी सोच है अबाउट ब्यूरोक्रेसी। वो अच्छा नहीं सोचते थे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो ब्यूरोक्रेसी है, और ये सच बात है, ब्यूरोक्रेसी खुद कोई नई वेल्थ क्रिएट नहीं करती। अब आप मुझे बताइए, ये जितनी भी ये बनी हुई है ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, इज इट क्रिएटिंग एनी वेल्थ? इज एनी ऑफ द ग्रुप क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट, मेकिंग एनी प्रोडक्ट, bringing a new idea which we can sell and make profit out of it? क्या ब्यूरोक्रेसी का ये काम है? नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी तो फिर एक बजाय इसके कि वो नई वेल्थ क्रिएट नहीं करती, बल्कि वो ऑलरेडी मौजूद जो हालात और वाकयात है या जो सिस्टम्स है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड हो, ये उसको कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करते हैं ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो है, चले अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि फिर ब्यूरोक्रेसी इनकम कैसे जनरेट करती है? हाउ डज ब्यूरोक्रेसी it increases or you know creates as income for that matter? देखें बात यह है कि जितने, यस एग्जैक्टली, जितने टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी, जितने टैक्स और फाइन्स इकट्ठे होंगे, यानी कि जो जो सोशल सरप्लस प्रोडक्ट है ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी के अंदर, यही है ना सोशल सरप्लस प्रोडक्ट। तो फिर आप खुद सोचिए कि पुराने वक्तों में जहां पे ब्यूरोक्रेट को लगाया ही इसलिए ज्यादा था कि वो सर्व करे अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, अपने बादशाह को, तो वो क्या करते होंगे लोगों से पैसे बटोरने के लिए या लोगों से पैसे निकलवाने के लिए? वो तो हर मीन इस्तेमाल करते होंगे टैक्स कलेक्शन के, और हमने हिस्ट्री में देखा भी है। आप सबने हिस्ट्री पढ़ी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप सबने हिस्ट्री पढ़ी भी है कि जब ब्रिटिश टुक ओवर, तो उस टाइम पे वर्स्ट किस्म का हमने बंगाल के अंदर फैमाइन आते हुए देखा, when the supposedly the world's best bureaucracy was working its magic। तो कार्ल मार्क्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो जरा मुख्तलिफ था ब्यूरोक्रेसी के बारे में। वो ब्यूरोक्रेसी को अच्छा नहीं समझते थे। जैसे हमने पढ़ा ना, जॉन स्टुअर्ट मिल जो समझते थे कि ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग होना चाहिए, सोसाइटी के लिए अच्छा है। मैक्स वेबर ने एक पूरा तरीका बता दिया कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे बेहतर होना चाहिए। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते थे कि भाई सोसाइटी के सबसे बड़े पंगों में सबसे बड़ा पंगा ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को होना ही नहीं चाहिए। वो क्यों बुरा समझते थे ब्यूरोक्रेसी को, कोई बता सकता है? Why did you think bureaucracy was that bad? Very good, Habiba. It doesn't create class difference, it maintains class difference। ये एक बात याद रख ले। आपकी मतलब बात ठीक है, but I'm trying to, मैं थोड़ा सा आपको फर्दर क्लैरिटी लेके आना चाह रहा हूँ कि ये इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि क्लास डिफरेंस रहे, बिकॉज इट इज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अली असगर भाई अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर देते हो, अ टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन यूज्ड बाय हूम अगेंस्ट हूम, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बाय द रूलर टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द एक्सप्लॉइटेटेड क्लास। तो वो कहते थे कि अगर हमने मुआशरे से ये एक्सप्लॉइटेशन खत्म करनी है, क्लास डिफरेंस खत्म करना है, क्लास पॉलिटिक्स खत्म करनी है, क्लास सोसाइटी खत्म करनी है, तो हमें किसको खत्म करना पड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी एक बर्डन है, एक कॉस्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, खुद कुछ नहीं करती, ये तो पैसे बटोरती है और इसको खुला हाथ मिला हुआ है। ये उस टाइम की बातें हो रही हैं, वो अपने वक्त की ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो ये तो प्रॉब्लम है। ओके, सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया कि कार्ल मार्क्स समझते क्या थे। आई विल गो फर्दर इनटू
दिस क्लास बेस्ड सोसाइटी टुवर्ड्स क्लासलेस सोसाइटी। यहां तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए, इससे पहले पहले स्लाइड से पहले पहले। ओके, नो। सो क्लासलेस सोसाइटी क्या है और क्यों चाहते हैं कार्ल मार्क्स इनको? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोसाइटी के अंदर क्लासेस बनी हुई है, और क्लासेस किस बेस के ऊपर बनी हुई है? क्लासेस इस बेस के ऊपर बनी हुई है कि कुछ लोग वो हैं जो कि मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, और कि कुछ लोग वो हैं, बल्कि ज्यादातर वो लोग हैं जो कि मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करते। एक ये तरीका है क्लास को डिफाइन करने का सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। इसी तरह ये भी है कि कुछ लोग वो हैं जो कि ओनर क्लास है, और ज्यादातर लोग वो हैं जो कि वर्किंग क्लास है। फिर इसका एक और तरीका इसको क्लास सोसाइटी को एक्सप्लेन करने का ये है कि सोसाइटी में बहुत कम लोग जो एलिट्स हैं उनको बोर्जुआज कहा जाता है। जैसे कि ये अब्दुल रहमान ने अपना इसके ऊपर लिखा, ठीक लिखा कि बोर्जुआज जो होते हैं, जो एलिट्स होते हैं, ये एक्चुअली वर्ड इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट प्रोलेटेरिएट्स। प्रोलेटेरिएट्स कौन लोग होते हैं? जो कि वर्किंग क्लास होती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर हमने इस क्लास सोसाइटी को खत्म करना है और इसको क्लास लेस सोसाइटी बनाना है जिसमें सब एक जैसे हैं, तो हमें किसको खत्म करना पड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट कैपिटलिज्म इज, but of course I can't go into the detail of it, but capitalism is an economic principle in which it says that the free market economy होनी चाहिए, जिसमें ये कहा जाता है कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए। वो इस चीज को प्रमोट करता है कि एक बंदा अगर अमीर से अमीर होता रहे तो खैर है, क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये है कि इस तरह के सिस्टम के अंदर अगर चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो तो क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है, जिसके खिलाफ हमारा मजहब भी है। हमारा मजहब खिलाफ है ना जिस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के, क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाए थोड़े हाथों के अंदर, तो मुआशरे के अंदर बहुत फर्क पैदा हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स कह रहे थे, ये मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए जरा आसानी से समझा रहा हूं ताकि आपको एक कहानी के तौर पे आप समझ भी जाए। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, whether you studied in IR, in political science, in GBP, in public ad, anywhere, it's the same thing. In sociology, in public ad, सब में सेम है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो है, ये जो हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, हिस्ट्री में देखे ना, पहले क्या था कि पहले एक ऐसी सोसाइटी हुआ करती थी जिसको हम एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कहते थे। फिर एग्रीकल्चरल सोसाइटी आई, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये कैसे आए हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? पुराने वक्तों में स्लेव ओनर्स सोसाइटी मौजूद थी, राइट? अब स्लेव्स जो थे वो कौन थे? वो थे उस टाइम के प्रोलेटेरिएट्स, और ओनर्स कौन थे? बोर्जुआज थे। ठीक है, जो ओनर्स थे वो थे जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, और जो स्लेव्स थे उनके पास नहीं थे। तो फिर कैसे तब्दीली आई कि स्लेव सोसाइटी से एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनी? क्योंकि जो मेजॉरिटी लोग हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी की क्लास है, जो कि स्लेव क्लास थी, उसने अपने ओनर के खिलाफ खड़े हुए रेवोल्यूशनाइज किया अपने आप को। ठीक हो गया। फिर इसी तरह एग्रीकल्चरल सोसाइटी में फिर क्लासेस बनी। कुछ जमीन के मालिकान थे, कुछ जमीन पे काम करने वाले थे। उन किसानों ने अपने बादशाहों के खिलाफ, अपने ओनर के खिलाफ एहतजाज किया, रेवोल्यूशनाइज किया। वक्त के साथ साथ चीजें बदली। फिर शुरू हुई इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के टाइम पे ये बेस चल रहा था। अब तो खैर पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है, लेकिन उस टाइम पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो सोसाइटी थी, उसमें उसने कहा कि जो वर्किंग और ओनर क्लास है, इसमें वर्किंग क्लास ज्यादा है, ओनर क्लास कम है। लेकिन ओनर क्लास ने वर्किंग क्लास को कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है वो बनाई हुई है।
तो वो ये कहा करते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, एक वर्कर जो होता है वो हमेशा क्या हो रहा होता है, एक्सप्लॉयट हो रहा होता है। ठीक है, ही इज ऑलरेडी बीइंग, ऑलवेज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई वाज ही सेइंग कि वर्कर एक्सप्लॉइट होता है एक एक उस तरह के सिस्टम के अंदर? वो इसलिए क्योंकि देखिए एक वर्कर है, आपको एक इंडस्ट्री वाले ने हायर किया हुआ है और वो आपको चले 2 लाख रुपया भी दे देता महीने, बट दैट 2 लाख रुपीज इज नॉट योर, आप कह लें कि आपका उसमें हिस्सा नहीं है प्रॉफिट में, कि आपने काम अच्छा किया है या बुरा किया। हो सकता है वो आपको 2 लाख रुपए दे के आपसे जो उसने 2 लाख का काम निकलवाया उससे वो 2 करोड़ रुपया कमा रहा हो। नो, दैट इज नॉट फेयर। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दैट इज नॉट फेयर कि एक वर्कर सिर्फ इसलिए पैसे प्रॉफिट ज्यादा बटोर लेता है क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे थे। जिसने एक्चुअली काम किया वो तो एक्सप्लॉइट हुआ, वो तो एलिनेट हुआ। तो एक्सप्लॉइटेशन जब होती है, एक्सप्लॉइटेशन जो होती है उससे वर्किंग क्लास के अंदर किस चीज का जज्बा पैदा होता है? रेवोल्यूशन का। जितनी एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होगी, जितना वर्किंग क्लास ये सोचेगा कि हमें गलत ट्रीट किया जा रहा है, तनख्वाहें कम दी दिया जा रही हैं, हमें क्यों ओनरशिप नहीं दी जाती, उतना लोगों में रेवोल्यूशन का जो वो है वो बढ़ेगा चांसेस। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो सोसाइटी के जो क्लास स्ट्रक्चर है कि जिसमें डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या होंगे? मजीद पोलराइज होंगे। पोलराइज का क्या मतलब होता है? पोलराइज का मतलब ये है कि मजीद उसके अंदर नफरत पैदा होगी, वो एलिनेट होंगे एक दूसरे से, वो आपस में मजीद डिवाइड होंगे। वर्कर अपने आप को मजीद अकेला फील करेगा। ठीक हो गया? सो इन ऑल क्लास सोसाइटी, द सोसाइटी इज अ कोवर्सिव इंस्ट्रूमेंट इन द ऑफ द ओनिंग क्लास। तो होता क्या है कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है जिसमें वर्किंग क्लास अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करती है, अपने आप को डोमिनेटेड फील करती है, तो जो रूलिंग क्लास है, जो ओनर क्लास है, वो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करती है कोअर्सिव तरीके से ताकि उसकी ओनरशिप बरकरार रहे। और स्टेट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए? ब्यूरोक्रेसी इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हम ये कार्ल मार्क्स का आप कह लें पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म डिजाइन इस तरह हुआ है कि इट विल फेल, इट इज बाउंड टू फेल। और हमें नजर भी आता है। आप लोगों ने कभी सोचा इस बात को कि 2007-8 के बाद, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद, कैपिटलिज्म के खिलाफ जो एक तहरीक चली है जो कि अभी भी चल रही है, ये क्यों एग्जिस्ट करती है? ये इसी वजह से एग्जिस्ट करती है। No doubt, capitalism is exploitative in nature. We see that every day. We see the growing unemployment in our country. We see the low wages in our country. And then we see that class, the ownership class, getting even richer. तो ये ज्यादती है। कोविड-19 के अंदर पूरी दुनिया का दिवालिया निकल गया, लेकिन जो बिलियनर्स थे वो अमीर मजीद अमीर हो गए क्योंकि सिस्टम इस तरह का डिजाइन है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। कैपिटलिज्म कैसे खत्म होगा? जब जो आपकी प्रोलेटेरिएट क्लास है, इट विल राइज अगेंस्ट इट्स ओनर क्लास, व्हेन द प्रोलेटेरिएट विल राइज अगेंस्ट बुर्जुआस, एंड द फर्स्ट स्टेप टू डू इट इज टू एलिमिनेट व्हाट? द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को एलिमिनेट करेंगे तो फिर एक अगली फॉर्म शुरू हो जाएगी इंसान की, सोसाइटी की। तो कैपिटलिज्म के बाद क्या आता है फिर? What comes after capitalism in the whole spectrum of ideologies?
ओके चलें, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, एंड वी टेक देम एज सिनोनिमस। लेकिन हाँ, मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने बात की थी कि इंसान की जो अल्टीमेट डेस्टिनी है, इंसान की एवोल्यूशन की, आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन की, यानी कि इंसान की सोच की जो अल्टीमेट पहुंच है, वो कहां तक होनी चाहिए कि जब इस दुनिया में कम्युनिज्म आ जाए। क्योंकि कम्युनिज्म जब आएगा तो क्या होगा कि कोई वो है ही नहीं, देर इज नो बडी अबव और बिलो एनीबडी। बट कैपिटलिज्म से पहले सोशलिज्म आता है। सोशलिज्म में क्या होता है कि एवरीथिंग इन द सोसाइटी इज ओन्ड बाय होम, अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सोशलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो लोगों के बीच में रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। नो बडी शुड बी रिच और पुअर देन एनीबडी। सबके पास एक ही तरह के पैसे, एक ही तरह की गाड़ियां, एक ही तरह के घर, एक ही तरह के रिसोर्सेस, एक ही तरह के एसेट्स होने चाहिए, ताकि सोसाइटी में हार्मनी रहे। आप इस बात पे करते हैं? डू यू गाइस एग्री विद इट? डू यू थिंक दिस फॉर्म ऑफ सिस्टम वुड वर्क इन द वर्ल्ड? सोशलिज्म के बाद जो अगला कदम है, जो उससे भी एक्सट्रीम है, वो है कम्युनिज्म, जिसमें वो कहते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ही नहीं होती। सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म जो होता है, उसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि किसका क्या काम है। एवरीबडी इज लिविंग इन हार्मनी विद ईच अदर, एवरीबडी इज वर्किंग, एवरीबडी ओन्स एवरीथिंग। यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी मिलके पूरी की पूरी सोसाइटी ओन करती है। नो, दिस आइडिया इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। ये एक बात याद रखिएगा, नो डाउट अबाउट इट, ये आइडिया बहुत अट्रैक्टिव है तो सही कि इतनी इक्वालिटी हो कि गरीब में फर्क ही खत्म हो जाए, लेकिन इट इज अननेचुरल, इट इज अननेचुरल। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म? तो ये हमारे तीसरे थेरिस्ट थे, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक हर्डल चाहा टुवर्ड्स डेस्टिनेशन ऑफ हिज ओन गोल। लेकिन व्हाट वी कैन लर्न आउट ऑफ इट, आउट ऑफ व्हाट ही वाज राइट अबाउट, कि देयर इज नो डाउट कि ब्यूरोक्रेसी इज अ टूल ऑफ बोर्जोइज अगेंस्ट द प्रोलेटेरियट। और ये तो हमने हिस्ट्री में होते हुए देखा है। ब्रिटिश क्राउन ने इस्तेमाल किया ब्यूरोक्रेसी को लोगों के ऊपर। बंगाल के अंदर लोग मर रहे थे, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज डाइंग, एंड इट डाइड, ब्यूरोक्रेसी डिडंट डू एनीथिंग। There is no such thing as controlled capitalism, and especially by China. China is quite an open society, an open economy. Please get this out of your head that somehow Chinese economy is socialist or communist in nature, or for that matter, controlled in nature. It is not. There is no controlled capitalism in China, even in China. It's a very capitalistic society. ये बातें पुरानी हो चुकी हैं. So, clear everybody on Karl Marx theory, on his point of view? Okay, moving towards our final जो theorist है, Mr. Woodrow Wilson. Now, Woodrow Wilson is a very huge personality in the history of the world, in the history of United States of America, for that matter. Very important. Woodrow Wilson वो है जिन्होंने, जिनको क्या कहा जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने 1887 के अंदर एक पेपर लिखा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ इट शुड बी अ प्रोफेशन। उनकी वजह से, वुड्रो विल्सन की वजह से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोफेशन बना। और ये वही वुड्रो विल्सन है जो कि आगे चल के अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई?
So Wilson argued in favor of a hierarchical organization of bureaucracy. आप एक चीज नोट कीजिएगा, वुडरो विल्सन और जो मैक्स वेबर है उसके बीच में आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, इनफैक्ट ज्यादा सिमिलैरिटीज ही मिलेंगी। वुडरो विल्सन और कार्ल मार्क्स के बीच में एक पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ा इख्तलाफ था, वो भी आएगा पॉइंट, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मोस्टली इसके अंदर वही पॉइंट्स आएंगे बार बार जो कि आप ऑलरेडी मैक्स वेबर या जॉन स्टुअर्ट मिल की बातों के अंदर पढ़ चुके हैं। सो विल्सन आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वही बात है जो किसने की, ये बात हमारी मैक्स वेबर ने की। And he wanted traditionally limited power of bureaucracy to be increased in the United States of America. वो चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी की पावर को कम ना किया जाए बल्कि बढ़ाया जाए। और किस थ्योरिस्ट ने ये बात की है कि ब्यूरोक्रेसी की पावर को बढ़ाया जाए? वेबर के अलावा किसने किया? इतने मैटर नहीं करते थे। विल्सन के लिए मैटर करता था काम, द आउटकम ऑफ इट। तो विल्सन यूज्ड टू emphasize more on the work, on the bureaucracy, on the achievements of bureaucracy, on the independence of bureaucracy, rather than restricting bureaucracy. वो ब्यूरोक्रेसी को रिस्ट्रिक्ट करने के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, वो ब्यूरोक्रेसी के अराउंड जो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि फला चीज ऐसे होती है और ऐसे नहीं हो सकती, उस पर वो नहीं कहते। वो कहते थे कि काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और उनको इस चीज से डर भी नहीं लगता था। मतलब जैसे वही बात है ना जॉन स्टुअर्ट मिल्स वाली, जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत पावरफुल होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है किसी मुल्क में कि ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल हो जाए कि वो डेमोक्रेसी से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। हमारे मुल्क में ये हमने देखा है, वी हैव सीन ब्यूरोक्रेसी वे मोर पावरफुल than democracy, and I'm not just talking about civilian bureaucracy, I'm also talking about the military bureaucracy। देखा ना हमने। लेकिन वुड्रो विल्सन कहता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी पावर को बढ़ाओ, क्यों? क्योंकि उसके एटलीस्ट अपने मुल्क के ऊपर एतबार था कि मेरे मुल्क के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और मेरे मुल्क में अगर हम ब्यूरोक्रेसी को पावर को बढ़ाएंगे तो वो मजीद बेहतर होगा सब कुछ। So his concept of bureaucracy was not that different from that of Weber's concept of bureaucracy. Then where comes the difference? फिर difference कहाँ पे आ जाता है? दोनों differ करते हैं on the question of the dichotomy of policy administration. Can anybody tell me what did Max Weber say about the dichotomy of policy and administration? बताइए। अकॉर्डिंग टू वेबर डाइकोटमी एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि वो लोग जो कि पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हैं और वो लोग जो कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है, उनकी एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस या कोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन देन अगेन हम पुराने वक्तों की बात करते हैं। मैक्स वेबर का जो टाइम था वो था कि जब आप कह लें कि फर्स्ट वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चल रही थी यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी। लेकिन वुड्रो विल्सन इनसे थोड़ा सा बाद में आए और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका बीच में इंटरेक्शन ना हो। इनफैक्ट वो चाहते थे कि इंटरेक्शन हो, और अच्छा भी है। Wilson recommended that administrators should have and does have a will of their own. वो ये समझते थे कि एक ब्यूरोक्रेट के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि उसने अपना काम किस तरीके से करना।
ब्यूरोक्रेसी को बताना, मैंने अभी आपको बताया ना कि ही बिलीव मोर ऑन द ऑर्गेनिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आउटकम्स। वो ये समझते थे कि ब्यूरोक्रेसी को ये जरूर बताया जाए कि काम को कैसे करना है, लेकिन ये बताना कि ऐसे करना है और ऐसे करना है, दैट रिस्ट्रिक्ट्स द ब्यूरोक्रेसी। विल्सन इज सेइंग द ब्यूरोक्रेसी शुड हैव देयर फ्री विल टू चूज कि किस तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स लीगल तरीके से बात हो रही है। So they should not be the mere passive instrument. उनको पैसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए पॉलिटिशियंस का कि जो उनको बताया जाए वो इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो इनपुट होती है पॉलिसी मेकिंग में वो सबसे जरूरी होती है। कोई बता सकता है कि वो सबसे जरूरी क्यों होती है? ओके, सो इसलिए क्योंकि वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको सबसे बेहतर पता होता है। सो ही अप्रिशिएटेड द पॉलिटिकल रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज मत लीजिएगा कि the bureaucrats should become the politicians. No, that's not what we are saying. We are saying a balanced nexus between them. That's it about the four theorists of bureaucracy. एक दूसरे से मिलती जुलती इधर उधर की बातें। ओके, अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं जो ब्यूरोक्रेसी से मुताबिक हमने पढ़ना है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी ने क्या किरदार अदा किया और ब्यूरोक्रेसी के जो पिछले कुछ अरसे में जो रिफॉर्म्स गुजरे हैं वो क्या गुजरे बड़े। देखिए, before I talk about this society of Pakistan, let me just tell you what is this society और इसमें ब्यूरोक्रेसी कैसे फिट इन होती है। यूजुअली हमने देखा है, अब अपनी सोसाइटी की बात करें, इमेजिन योर ओन सोसाइटी, इमेजिन द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सोसाइटी में मोर और लेस दो क्लासेस तो एग्जिस्ट करती हैं, एक वो जो ओनर क्लास है, एक वो जो कि वर्किंग क्लास है। ठीक है, यानी कि हमेशा जो ओनर क्लास है वो माइनॉरिटी में होती है और जो वर्किंग क्लास है वो मेजोरिटी में होती है। अच्छा, बाय ओनर क्लास अब सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता Faizan, politicians already do have the say in administration. I mean, they are the ones who are making the administrative policies. It's the other thing that Wilson talked about. ओके, सो सोसाइटी में जो एलिट्स होते हैं, जिनको हम ओनर क्लास कहते हैं, जो एलिट्स कहलाए जाते हैं, वो सिर्फ वो नहीं होते जिनके पास पैसा होता है। ये बात समझ लें, एलिट्स भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो भी आपको बताना जरूरी है। द एलिट्स आर द पीपल ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द सोसाइटी। एलीट स्ट्रेटा वो होता है सोसाइटी का जो कि इंपॉर्टेंस रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है किसी भी वजह से। अब उसकी सिग्निफिकेंस की वजह उसका पैसा भी हो सकता है, उसकी सिग्निफिकेंस की वजह उसकी पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, उसकी सिग्निफिकेंस की वजह उसका, आप कह रहे हैं, पोजीशन इन द स्टेट भी हो सकती है। अब सोसाइटी में कौन है? ये वो लोग होते हैं जो कि ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी आते हैं, इसके अंदर बिजनेसमैन भी आते हैं, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी आती है, इसके अंदर मिलिट्री भी आती है, रिलीजियस स्कॉलर्स भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आती हैं, जुडिशरी भी आती है। ये है आपकी सोसाइटी की एलीट। तो ब्यूरोक्रेसी जो है बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द एलीट ऑफ द सोसाइटी। तो एलीट कौन लोग होते हैं?
which are at the summit of the key social structure. यानी कि वो लोग जो कि किसी भी की सोशल स्ट्रक्चर, चाहे वो गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, पॉलिटिक्स है, ब्यूरोक्रेसी है, रिलीजन है, कोई भी प्रोफेशन, उसके टॉप पे जो लोग होंगे उनको हम कहेंगे ये एलिट। और ये जो एलिट्स हैं, ये मैंने आप अब देखिए, अब आपने यकीनन इमेजिन कर लिया होगा, इनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन होता है कि ये सब एक दूसरे को इन अ वे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो रूलिंग एलीट हैज ऑलवेज हैड a political power. Why do you think ruling elites always exist and get strong? Because all of them have political power. I'm not saying all of them are politicians, but I'm saying they are all connected with each other. Elites एक दूसरे की प्रोटेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक दूसरे से काम पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉलिटिशियन का काम ब्यूरोक्रेट से ना पड़े, ब्यूरोक्रेट का काम पॉलिटिशियन से ना पड़े? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? नो, इट इज नॉट। मैं पर्सनल इंटरेस्ट की यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है? तो एलिट्स की यहाँ पे बात हो रही है, मेरी बात समझ आ गई है? जो एक बेसलाइन मैंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि सोसाइटी किस तरीके से डिजाइंड होती है, वो बात आपको समझ आ गई है? ओके, सो एलिट्स को भी ना हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एलीट को फर्दर क्लासिफाई करने का एक तरीका ये है कि हम कहें कि जी गवर्निंग एलीट और नॉन गवर्निंग एलीट। लेकिन ये भी, इससे भी बेहतर एक तरीका है कि आप ये कहें कि एलीट तीन किस्म के होते हैं: स्पेशलाइज्ड एलीट्स, सोशल एलीट्स, गवर्निंग एलीट। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, आई वांट यू गाइस टू गिव मी one example each of specialized elite, social elite, and governing elite. Okay, so feudals are the social elites or politicians are the governing elites. अच्छा, so specialized elites में celebrities नहीं आती हैं अभी, बस specialized elites में professional लोग आते हैं. Celebrities can be known as social elites. Specialized में technocrats, bureaucrats, military, judiciary, ये सब आएंगे. नहीं, religious clergy comes in social elites. Religion is not a profession. ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है वो भी सोशल एलीट होगा। तो बेसिकली ये एक 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 और ये दुनिया के हर मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया के हर मुल्क में स्पेशलाइज्ड एलीट भी है, सोशल एलीट भी है, गवर्निंग एलीट भी है। इस बात से किसी को कोई एतराज या वो कंफ्यूजन भी नहीं है। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, डज एलीट्स ऑफ एवरी कंट्री behave in the same way as our elites behave? क्या ऐसा है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, एडवांस तरीन ममालिक भी हैं या गरीब तरीन ममालिक भी हैं, क्या जो एलीट्स है उनके ऊपर उसी तरह के इल्जामात है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है? ऐसा बिल्कुल नहीं। एलीट्स का हर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रोल, बिहेवियर, एटीट्यूड, इम्पैक्ट डिफरेंट रहा है। Elites' role pattern in developing systems are different from those of Western liberal democracies. Why do you think the elite's role in the developing society is different from that of the Western liberal democracies? ऐसा क्यों? बिल्कुल वही सारी बातें, अकाउंटेबिलिटी है, मीडिया है, जो हमने सारी बातें की।
तो फिर अच्छा, अब मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एलिट्स के ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं उसकी वजूहात क्या है। शुरू से कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंट रहे हैं जिसने एलिट्स को हमेशा अपर हैंड दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क, वी आर अ पोअर सोसाइटी जनरली। तो जनरली जब एक सोसाइटी पोअर होती है तो क्या होता है कि जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं और जिनके पास नहीं होते उनके बीच में क्लास डिफरेंस मजीद बढ़ता है। और जब क्लास डिफरेंस मजीद बढ़ता है, जो जो क्लास कंट्रोल है, दैट गेट्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है। सिमिलरली, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर हमने देखा, हाई बर्थ रेट। क्या कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ हैज द हाई बर्थ रेट impacted or contributed towards increasing the influence of elites in Pakistani society? हाई बर्थ रेट का मतलब ये है कि ज्यादा लोग हैं, और हमने हाई बर्थ रेट किन में देखा? ज्यादा गरीबों में ही ज्यादा है। ये भी एक बात है। तो वो मजीद कंज्यूम करते हैं, उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है, वो मजीद कम हो जाते हैं, मजीद एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है रिच के पास। सिमिलरली, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एलिट्स ने हमेशा अपने आप को कैश इन किया है। क्योंकि एलिट्स ने हमेशा अपनी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल रखा है, और उन्होंने ही अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए ग्रांट्स चाहिए, एड चाहिए, तो अपने आप को तो उन्होंने बचाए रखा है, लेकिन बाकियों को नुकसान हुआ है। इसी तरह हमारी सोसाइटी की अंदर एलिट्स का डोमिनेंट होने का एक बहुत बड़ी वजह हमारी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी की होने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो लैंड ओनर्स हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। अब खैर, ये भी आपको मैं बता दूं कि अब वो चीज नहीं रही, लेकिन अभी भी बहुत है। क्योंकि आप शुरू से देखिए, आपके मुल्क में जो पॉलिटिशियन है, जो एमएनए आके बनता है, वो कौन होता है? वो या तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, या तो वो कोई एग्रीकल्चरलिस्ट होता है। तो एक जो एक हाउस एक आम आदमी के लिए बनाया गया, वो तो है ही नहीं। हम तो सोचते ही नहीं है ऐसे कि एमएनए को आम बंदा भी बन सकता है, और को बन जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या, ये कौन है, इसको क्यों बनाया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। दिस इज हाउ वी हैव बीन डिजाइंड इन आवर माइंड्स कि वी थिंक दैट अ पॉलिटिशियन हैज टू बी रिच। आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन इफ ही इज रिच। आई मीन, हम नहीं सोचते ये चीज को, ये हमारी बाइसनेस बन चुकी है। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से उन फ्यूडल लॉर्ड्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर होल्ड रखा, कंट्रोल रखा, कभी अपने आप को टैक्स नहीं होने दिया, आज भी नहीं होने देते। आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, द वाटर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज हाईली अंडर टैक्स। ठीक है। एंड देन कम्स द कलोनियल लेगेसी। कलोनियल लेगेसी ने भी एलीट्स के रोल को हमेशा बड़ा ही रखा है। कलोनियल लेगेसी क्या होती है? कलोनियल लेगेसी का मतलब यह है कि पाकिस्तान 1947 से पहले एक कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी था? ब्रिटिश कॉलोनी था ना। ब्रिटिश जो थे, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर, देखिए, ब्रिटिश जो थे वो रूल करते थे लोगों के ऊपर, वो लोगों को सर्व नहीं करते थे, वो लोगों को कंट्रोल करते थे। ये दोनों में फर्क है। ब्रिटिश डिडंट सर्व द पीपल ऑफ सबकॉन्टिनेंट, ब्रिटिश कंट्रोल्ड द पीपल ऑफ सबकॉन्टिनेंट। तो ब्रिटिश ने कंट्रोल किस तरीके के थ्रू किया? थ्रू देयर ब्यूरोक्रेसी। द पॉइंट इज कि पाकिस्तान 1947 में बन गया। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि ब्रिटिश ने बनाई थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अब जाहिर बात है, वही ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान अगर आजाद हो चुका है तो ब्यूरोक्रेसी को भी तो आजाद होना चाहिए ना। व्हाट डू आई मीन बाय ब्यूरोक्रेसी को भी आजाद हो जाना चाहिए? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट डू यू थिंक?
एग्जैक्टली exactly. लोगों को कंट्रोल या लोगों के ऊपर एक कंसोलिडेट करना अपने इन्फ्लुएंस को, इसकी वजह लोगों को फैसिलिटेट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली कॉलोनियल लेगेसी हमें आज भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर नजर आती है, कि जिसके अंदर हम ये समझ के आते हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन इट। हम लोगों का जो पर्पस है, अब आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपके जहन में सोच क्या है? सेल्फ जो एक एग्रेंडाइज करना जो होता है, वो हर किसी के जहन में होता है कि भाई अगर हम सिविल सर्वेंट होंगे तो हमारा एक कंट्रोल होगा सोसाइटी में। हम सोचते हैं ऐसे, राइट? तो हम उसी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते हैं, क्योंकि हम सिविल सर्विस आना इसलिए चाहते। सिविल सर्विस इज नॉट फॉर दिस पर्पस, इट इज नॉट फॉर दिस पर्पस, इट इज नॉट फॉर यू टू बिकम मोर फेमस अमंगस्ट पीपल, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो होता है ना कि अब फिर हम जो मर्जी करें, वी आर अबव द लॉ, ये वो सोच है, वो कॉलोनियल लेगेसी जो कि अभी भी चल रही है। क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही थे, उस टाइम पे तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई कानून ही अप्लाई नहीं होता था। दे वर सपोज टू टू सर्व द ब्रिटिश क्राउन एनी वे पॉसिबल। तो उन्होंने तो हर तरह का रूल तोड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल के वक्तों में देखिए कि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सिस्टम्स है दुनिया में, वो किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं। एक तरफ हम देखते, अब मैं आपको एक एवोल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से एवोल्यूशन होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है? द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल एक्चुअली हैव अ से इन इट, ठीक है? देन कम्स द ट्यूटेलरी डेमोक्रेसीज। ट्यूटेलरी डेमोक्रेसीज वो होती हैं जो कि दिखे कि ये डेमोक्रेसी है, बट असल में डेमोक्रेसी ना हो। ठीक हो गया? देन कम्स द मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्कीज। मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्कीज में आ जाता है द रूल ऑफ द, आप कह लें, टेक्नोक्रेसी। मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्कीज की अगर मैं आपको कोई मिसाल दूं तो दैट वुड बी साउथ कोरिया, सिंगापुर, ठीक है? दैट कैन बी नेम्ड एज मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्कीज। फिर अगर उससे और नीचे जाऊं तो देन कम द टोटलिटेरियन ओलिगार्कीज। वो ओलिगार्क जो कि टोटलिटेरियन इन नेचर है। टोटलिटेरियन का मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल करने वाला। इसके अंदर आप देख सकते, इसके अंदर कौन आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा आपकी जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है, दैट इज टोटलिटेरियन ओलिगार्की। ठीक है? अब इट इज अप टू यू वेदर यू कॉल चाइना अ मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की और टोटलिटेरियन ओलिगार्की। It is up to you if you call Vladimir Putin modernizing oligarchy, totalitarian oligarchy, और ट्यूटिलरी डेमोक्रेसी और इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। आप जो मर्जी के इलेक्शन तो होते हैं वहां पे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू व्यू इट। एंड द फाइनल थिंग इज द ट्रेडिशनल ओलिगार्कीज, ये जो बादशाहतों का निजाम है। तो सिस्टम चाहे कोई भी हो, इनमें से हमारे मुल्क सोसाइटी के अंदर एलिट जरूर एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी हो, ट्यूटेलरी डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, भाई एलिट जरूर होंगे। ईरान इज एन ओलिगार्की, लेकिन अब अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ यू पोर्ट्रेट। उसको आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो इन सारी चीजों, इन सारे डेमोक्रेटिक, सॉरी, इन सारे गवर्नमेंट सेटअप्स के बीच में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इतना क्लियर कोई नहीं है। ठीक है? मतलब देखिए ना, आप किस सिस्टम के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल क्लियर होगा जो डिफरेंस है अमंगस्ट जितने भी मैंने अभी आपको सिस्टम्स बताए हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी किसके अंदर होनी चाहिए? अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सिस्टम्स, सॉरी, बिटवीन द ऑर्गन्स। ऑफ कोर्स इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी, इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा क्लैरिटी, क्योंकि वो एक आयन के मुताबिक चलने वाली एक जगह होती है। पाकिस्तान का भी आयन मौजूद है, पाकिस्तान में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन ऑर्गन्स, बट इज इट क्लियर? नो, इट इज नॉट।
because writing something on the paper is one thing and then implementing is something else. और जब आपके मुल्क के अंदर ये जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो फर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, अगर ये क्लियर ना हो तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा ऑर्गन उठाता है? Who gets the most, who gets to feel the most, of the impact? No, it's the legislature. It's the legislature which gets impacted the most. क्योंकि उस लेजिस्लेचर की स्पेस को श्रिंक करना, अगर एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग है और जुडिशरी स्ट्रांग है, वो आसान हो जाता है। और यही हमने देखा अपने मुल्क के अंदर होते हुए। हमने जिस मुल्क को इनहेरिट किया, उस मुल्क में कुछ भी नहीं था, उस मुल्क में आइन नाम की चीज भी नहीं थी। ठीक है, तो जब आइन नहीं है, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं। जिन कायदे आजम ने हमारे लिए बनाया मुल्क, वो आइन बनाते बनाते ही दुनिया से रुखसत हो गए। ठीक है, तो फिर एक, और हमने क्या इनहेरिट किया? व्हाट डिड वी इनहेरिट? वी इनहेरिट एन एक्सट्रीमली वीक एंड बेसलेस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल क्लास। हमारी पॉलिटिकल क्लास की कोई बुनियाद नहीं थी पाकिस्तान में, ना उन लोगों की थी। लेकिन वी इनहेरिटेड एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, वी इनहेरिटेड फेयरली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, and we inherited judiciary which was at least established. तो इसमें सबसे कमजोर था वो पॉलिटिशियंस थे। तो क्या हुआ कि वेल प्लेड सिस्टम के अंदर वहां पे मार खा जाते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी थी, द सेंटर ऑफ पावर यूजुअली फाउंड द आउटसाइड द लेजिस्लेटिव सिस्टम। डिड वी नॉट सी दैट फ्रॉम आवर ओन आईज? कि कायद आजम के बाद लियाकत अली खान, लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ख्वाजा नाजिमुद्दीन से लेकर अयूब के आने तक आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किसने रूल किया? इट वाज द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी। सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, आप प्रेसिडेंट्स देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर्स देख लें, ये कौन थे? ये civilian bureaucracy which started getting itself involved in the politics because they think that they are better. So after independence, political instability did not allow the political institutions to develop. और जब ये political institutions develop नहीं हुए, तो political culture भी develop नहीं हुआ। देखिए, आप आज सोचते हैं ना कि यार मेरे मुल्क में ऐसा क्यों है कि ये 2-3 पार्टीज हैं, वो भी लोगों ने अपने नामों पे बनाई हुई और वही चल रही। भाई, जो पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियादें तो आप कह लें कि मुल्क से भी पुरानी होती हैं। आप अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज देखें, वो कितनी पुरानी है, लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप ही नहीं होने दिया गया। ब्यूरोक्रेसी ने पहले खुद और फिर मिलिट्री के साथ मिलके, जुडिशरी के साथ मिलके यहाँ पे अपना कंट्रोल रखा, तो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं हुआ। और सिविल सर्विसेज ने, ब्यूरोक्रेसी ने, मिलिट्री ने इसका एडवांटेज लिया और उन्होंने पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी। तो ये जो पहला मार्शल लॉ लगाया था, ये किसने लगाया था? Okay, it was Sikandar Mirza who implemented the first martial law, not Ayub Khan. And Sikandar Mirza was not a military man. He was a civil servant. Okay, why does it matter, Abdurrahman, that if he was the grandson of Mir Jafar? So हुआ क्या कि दो नॉन पॉलिटिकल एलीट, सिविल ने और मिलिट्री ने, yes, but he was a bureaucrat.
देखिए उस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको इससे कंपेयर मत कीजिए। पहली बात तो ये है कि मिलिट्री इन इटसेल्फ खुद एक ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन उस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी काफी मुख्तलिफ थी। अभी आपको बताऊंगा अभी कि कैसे मुख्तलिफ थी। सो क्या हुआ कि दो ऐसे नॉन पॉलिटिकल एलिट्स ने अपने आप को वो करना शुरू कर दिया, सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियंस बन गए वो मुल्क के। और फिर क्या हुआ, हमने देखा कि 1951 से लेकर 1958 तक वी सॉ सक्सेसिव डिसमिसल्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमने प्राइम मिनिस्टर्स को आते जाते देखा, प्रेसिडेंट्स को आते जाते देखा, असेंबलीज को टूटते हुए देखा, मुसलमानों के बीच में लड़ाइयां बढ़ती हुई देखी। ये वही टाइम था जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे, लैंग्वेज के इशू बढ़ रहे थे, लैक ऑफ इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज बढ़ रहे थे, और रीजनल आइडेंटिटीज क्या हो रही थी, स्ट्रांग हो रही थी। रीजनल आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि जी हम तो पंजाबी हैं, हम तो पठान हैं, हम तो बलोची हैं, हम तो सिंधी हैं, वो लोग तो बंगाली हैं, वो लोग तो कमी है। We have said that in our past. We have said that in our past. We should accept, admit our mistakes the way we treated the East Pakistan. ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए कि मुस्लिम नेशनलिज्म मर गया 1947 में। उस चीज ने जिसको आपने पाकिस्तान दिलवाया, जिसने आपको मुस्लिम नेशनलिज्म, वो खत्म होने लग गया। क्योंकि देखिए ना, अब मुस्लिम नेशनलिज्म क्या था उस टाइम, हम कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और नारे लगाते थे कि हम सब मुसलमान हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो कभी आपने सोचा है कि 14 अगस्त 1947 के बाद हम ये सब क्यों भूल गए हैं कि हम मुसलमान और हमें पाकिस्तान चाहिए, और मिल गया तो इकट्ठे रहे? उसकी वजह यह है कि हम इनहेरेंटली मजहब के ऊपर एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते ही नहीं है। हम तो जात के ऊपर करते हैं, और अगर मजहब के ऊपर करें भी तो मजहब पे नहीं करते, सेक्ट पे करते हैं। That shows how what kind of people we are. और एक तो मुल्क के अंदर ये चल रहा था कि ब्यूरोक्रेसी ने और मिलिट्री ने मिलके, आप कह लें कि तबाही फैलाई हुई थी। और उस टाइम पे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ऐसे थे कि उन्होंने फेवर किया इनको, क्योंकि उस टाइम पे चल रही थी दुनिया में कोल्ड वॉर। उस टाइम पे पाकिस्तान को चाहिए थी सपोर्ट, और अमेरिका ने उसको सपोर्ट की। आजकल देखिए ना, अमेरिका क्या करता है कि जी फलां मुल्क में डेमोक्रेसी है तो फलां मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। कोल्ड वॉर में इन्होंने किसी को नहीं देखा, इन्होंने देखा कि जो मुल्क सपोर्ट कर रहा है बस उसको सपोर्ट करो। तो उनकी गवर्नमेंट को कंसोलिडेट किया अमेरिका ने। Why did America accepted Ayub as president? They should have said it, na? कि no, you're not a democratic leader. I don't accept you. Make mayors in your country to conduct an election. No, but no, he did not. America did not, because that's what the hypocrisy of the superpowers is at sometimes. तो पाकिस्तान के अंदर जो आपने 1947 में उभरती हुई सर्विस देखी, सिविल सर्विस, इट वाज अ डिसेंडेंट ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, और इंडियन सिविल सर्विस जो थी वो इंतहा के ट्रेंड ऑफिसर्स थे, और वो लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों को ऊपर रूल करने के लिए बनाए गए थे। ठीक हो गया, ये मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री, ताकि आपको पता चले कि हमारी ब्यूरोक्रेसी आई कहां से। तो अभी तक जो रोल अदा किया है अभी तक का ब्यूरोक्रेसी ने, वो समझ आया आपको? ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू, एवरीथिंग, इज इट क्लियर? ओके। तो हुआ ये कि जब पाकिस्तान बना, तो आप देखिए कि पाकिस्तान बना तो बड़े सगीर की जमीन का बंटवारा हुआ। हम कहते हैं ना पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ जमीन की पार्टीशन नहीं हुई, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट में मजहब की पार्टीशन की, कल्चर की पार्टीशन की, लैंड की पार्टीशन की, गवर्नमेंट्स की, पॉलिटिशियंस की पार्टीशन की, मिलिट्री की पार्टीशन की, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की पार्टीशन की, और ब्यूरोक्रेसी की भी पार्टीशन की। सब कुछ तोड़ना पड़ा ना। तो आईसीएस को फिर तोड़ा गया, और उसका वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान गया, उसका नाम रख दिया गया सीएसपी, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब नहीं है ये सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, नाउ इट इज समथिंग एल्स।
अच्छा, ये जो सीएसपी थी ना, इसने अपने आप को एग्जैक्ट कॉपी बनाया किसका? आईसीएस का, जहां से वो निकली थी। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स भी वो, ट्रेडिशंस भी वो, नॉर्म्स भी वो, एटीट्यूड्स भी वो, तनख्वाहें भी वो, रैंक्स भी वो। ये जो आईसीएस के और ये जो सीएसपी के शुरू वाले ऑफिसर्स थे, दे वर मोर अथॉरिटेरियन इन देयर टोन, बिकॉज दैट्स हाउ दे वर ट्रेन टू बी। और इनको आउटसाइड इंटरफेरेंस पसंद नहीं थी, नो डाउट। ये बहुत पावरफुल लोग थे, पावरफुल एज इन कि ये बहुत लाइक लोग थे, और पावरफुल इसलिए थे क्योंकि इनकी जो जिम्मेदारियां थी वो इनको पावरफुल बनाती थी। लेकिन उस टाइम पे आईसीएस के ऊपर किसका चेक था? ब्रिटिश क्राउन का चेक जरूर था। लेकिन आप मुझे बताएं कि ऐसे लोग विच वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश क्राउन, सडनली वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर है, तो क्या वो मजीद स्ट्रांग होंगे या वीक हो जाएंगे? वो मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे, और यही हुआ। उनको मौका मिला कि भाई अब तो हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो वो मजीद स्ट्रांग हुए। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का बंटवारा भी मजहब के नाम पे हुआ। मतलब ये भी देख लें कि कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान के उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना 9% मुस्लिम थे। ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत कम अमाउंट है ये, 9%। और उन 9% में से भी 5 या 7 ऐसे थे जिनका रैंक जो था वो 19 या अबव था। 5-7 ऐसे थे, बस दैट्स इट। तो उन लोगों को भी ऑप्शंस दिए गए। अब आईसीएस के मुसलमान ऑफिसर्स को 3 ऑप्शंस दिए गए। पहला कि आप जिस मर्जी सर्विस में चले जाएं, आप इंडिया में रहना चाहें, आप पाकिस्तान में रहना चाहें, पाकिस्तान चले जाएं। ना आपकी रैंक में कमी होगी, ना सैलरी में कमी होगी, ना पेंशन में कमी होगी, ना पर्क्स में कमी होगी। ये पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि आप सर्विस छोड़ दें, ठीक है, और आपकी जितनी भी सर्विस बाकी रहती है, उसकी जितनी भी तनख्वाह बनती है, उसकी जितनी भी पेंशन बनती है, वो अभी हमसे ले लें। तीसरा कहा कि आप सर्विस छोड़ के दोबारा से अपने मुल्क जाके अपने आप को री एंटर करवाएं। अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे टुक द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और वो 101 मुसलमान अफसर था वहां पे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में। उनमें से 95 ने कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। अब ये 101 बंदा कौन था? वो लोग जो कि आईसीएस और आईपीएस से ताल्लुक रखते हैं ना। माइंड यू, यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। इंडियन सिविल सर्विस उस टाइम, इट मेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस टाइम पुलिस सर्विस अलहदा थी, ठीक है, आज भी अलहदा है, उस टाइम भी थी, लेकिन उस टाइम जरा केडर बेस्ड थी। तो इन दो सर्विसेज में 101 जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, जो मुसलमान, उनमें से 95 ने पाकिस्तान आना बेहतर समझा। तो उस टाइम की जो सर्विस थी ना, जिसको अब सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की जो सर्विस थी, वो कैडर बेस्ड सर्विस थी। 1947 से लेके 1973 तक की जो सर्विस थी, दैट वाज कैडर बेस्ड सर्विस। कैडर बेस्ड सर्विस का मतलब ये था, यार हम अभी कुछ और पढ़ रहे हैं, तो प्लीज पहले जरा ये सुनना। क्वेश्चंस आंसर पास्ट पेपर्स करेंगे जब हमारी ये क्लास हम रखेंगे। कैडर बेस्ड सर्विस क्या होती है, वही आपको बताने लगा। कैडर बेस्ड सर्विस का मतलब ये है कि आज तो कहा जाता है ना ऑक्यूपेशनल ग्रुप, उस टाइम कहा जाता था केडर, ठीक है। केडर में क्या था कि एक, देयर वाज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। आई नो व्हाट क्वेश्चन यू आर रेफरिंग टू, आई गेव सीएसएस 2020 एग्जाम। बट जब हो जाएगा सब कुछ तो मैं बता दूंगा आपको, प्लीज बीच में न मत कीजिए।
केडर बेस्ड क्या होता है कि केडर में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, और केडर बेस्ड सर्विस का जो सबसे बड़ा एक चीज थी कि इसमें हायरार्की थी सिविल सर्विस के अंदर। आज जो 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आप देखते हैं, इसके अंदर हायरार्की नहीं है कि ये ग्रुप सबसे ऊपर है और ये ग्रुप सबसे नीचे है, नहीं एग्जिस्ट करती। All the BPS 17 officers in Pakistan, whether they are from CSS or PMS, whether they are teachers, they are considered equal. They are given equal pay. पाकिस्तान में हर 17वें ग्रेड अफसर की बेसिक सैलरी सेम है। लेकिन चले अभी हम कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि वो केडर बेस्ड सर्विस क्या थी। उसकी केडर बेस्ड सर्विस की जो पहली कैटेगरी थी उसका नाम था CSP, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये वो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है जो कि उसके बाद बनी DMG और आज बनी PAS। ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी थी उसके अंदर सर्विसेज थी, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस एंड इनकम टैक्स सर्विस एंड कस्टम सर्विस और ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें अंदर आपकी थी हेल्थ सर्विस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये केडर बेस्ड थी कि वन इज टॉप मोस्ट एंड देन उसके बाद फिर नीचे कैटेगरीज में उसके नीचे थी। लेकिन उस टाइम भी 1945 में, 1947 से लेके 1973 तक की अंदर भी जो एक्चुअल कंट्रोल अथॉरिटी और पावर थी वो इन्हीं के पास थी, द PSPs एंड द CSPs एंड द FSPs। आप लोगों को ये लगता है कि बस वैसे ही आप चॉइस चूज कर लेते हैं। द पॉइंट इज कि शुरू से इस मुल्क का कल्चर है, everybody considers these three groups as the top groups of the bureaucracy। आपने क्यों रखते हैं आप लोग ये तीन ग्रुप्स टॉप पे? इस वजह से रखते हैं, शुरू से ये बात है, बिकॉज इनके काम की नेचर ऐसी होती है, वो इसलिए, दैट्स इट, और तो कोई फर्क नहीं है। The nature of the job played by someone who's working in IRS is quite different from that of who is working in police or foreign service or administrative service for that matter. Now that's the difference. But चूंकि हम उसकी वर्क से, उसके काम से, उसकी डोमेन से ज्यादा इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं, वो हमें लगता है हमें ज्यादा वो बेहतर फील कराएगी, तो हमें लगता है कि ये टॉप ग्रुप्स है। ठीक हो गया। सो 1948 से लेके 1969 तक की जो रूलिंग एलीट थी वो कौन लोग थे? वो थे सिविल सर्वेंट्स थे, वो हायर रैंक्स ऑफ मिलिट्री थी, और जिनके पास जुडिशरी की सिंपैथीज भी थी। तो एक छोटा सा एक ब्रेक डाउन है। देखिए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस विद इन एन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी सेम नहीं होते हैं फैजान। within the occupational group, perks and privileges, and first of all, why do we have to know it right now? Why, like, do you have to know it right now? What are the perks and privileges? But no, they're not the same. Even within the occupational group, they're not. It depends on your post. If you think that wherever you are posted in the country, आप पुलिस में गए हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए हैं, तो आप पाकिस्तान में कहीं भी होंगे तो आपके पास घर भी होगा, तो आपके पास गाड़ी भी होगी, तो यू आर मिस्टेकन। ऐसा नहीं होता, फर्क है, बहुत फर्क है चीजों के अंदर। हमारी सोचने की बातें और होती हैं, रियलिटी कुछ और होती है। इंडियन सिविल सर्विस इज नॉट केडर बेस्ड नाउ, नो इट इज नॉट। वो ये चीज बदल चुकी है, ठीक है। हाँ, उनकी रिक्रूटमेंट अभी भी अलग है, अभी भी अलग है उनकी रिक्रूटमेंट इंडिया की, लेकिन वो इस तरह से नहीं है। पाकिस्तान में 1951 से 1957 तक तो सीधा सीधा ब्यूरोक्रेटिक रूप था। 1957 से लेके 1971 तक ये वो टाइम है जब अयूब आया और उन्होंने अभी तक वो नहीं बनाया था, आइन नहीं बनाया, ठीक है। तो उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ने मिलकर काम किया। फिर उसके बाद से लेके 62 से लेके 73 तक हम क्या देखते हैं कि फिर मिलिट्री रूल आया, अयूब एंड देन याया। 73 से 77 तक ये वो रूल है, ये वो दौर है जब जुल्फिकार अली भुट्टो। 77 से 88 तक दोबारा आर्मी का रूल विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी। 89 से 99 तक, 89 और 99 वाला जो दौर है ये किसका दौर था?
ये दौर था म्यूजिकल चेयर का पाकिस्तान में, कि जब इस कंट्री के साथ, इस कंट्री की प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंसी की कुर्सी के साथ एक, आप कह लें कि ये सॉर्ट ऑफ जोक किया गया। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मुशर्रफ का दौर आ गया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि मुशर्रफ के दौर के अंदर भी फिर लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को कमजोर बनाया गया। मुशर्रफ के दौर में ब्यूरोक्रेसी को भी काफी ज्यादा रिफॉर्म किया गया। उसके बाद फिर पीपीपी का दौर आ जाता मुशर्रफ के दौर के बाद, फिर नून लीग का दौर आ जाता, फिर पीटीआई का दौर आ जाता, और फिर वो जो कि अभी आपके सामने। So what I have tried to give you is a picture of changing regimes in the country, so that you can actually see in all of these regimes the role of the bureaucracy. तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स की, तो हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर आने वाले रिफॉर्म्स को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो जो कि 1973 से पहले आए, और एक वो जो कि 1973 और उसके बाद है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो रेलेवेंट है, जो कि आज के टाइम पे रेलेवेंट है, वो है जो कि 1973 और उसके बाद में लिए गए। क्योंकि 1973 में पाकिस्तान की सिविल सर्विस को रीडिफाइन किया गया था। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा किया गया। देखिए 1973 के सिविल सर्विस, 1973 का साल जो है, वो हम यूजली इस चीज से याद रखते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि इस साल पाकिस्तान को अपना आइन मिला। लेकिन पाकिस्तान को आइन मिलने के बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट चीज मिली, तो वो ये 1973 के सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स थे। ठीक है। अब 1973 के सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ने क्या किया कि इसने पुरानी केडर बेस्ड सर्विस को बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1973 में गवर्नमेंट किसकी थी? इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ भुट्टो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू भुट्टो, व्हाई डिड ही फील द नीड टू रिफॉर्म सिविल सर्विस? अकॉर्डिंग टू भुट्टो के ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इट इज टू स्ट्रांग, इट इज टू इंडिपेंडेंट, एंड इट इज सो इंडिपेंडेंट एंड सो स्ट्रांग कि अगर हमने सिविलियन रूल को, पॉलिटिशियंस के रूल को कंसोलिडेट करना है इस मुल्क में, तो सिविल सर्विस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये उसकी, उनका मकसद था सिविल सर्विस को बदलने का। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने केडर बेस्ड सर्विस को कर दिया खत्म, और यूनिफाइड नेशनल पे स्केल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। आप लोग देखते होंगे कि आपकी पाकिस्तान में रैंक्स के साथ लिखा होता है बीपीएस, बेसिक पे स्केल। ये उस टाइम से चल रहा है। ठीक है। इसी तरह ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड जॉइंट प्री सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको आप कहते हैं ना सीटीपी। बड़ा शौक होता है प्रोबेशनर्स को सीएसएस करने का, कि जी सीटीपी करने जाएंगे। सही, बहुत शौक होता है। हमें भी था, मुझे भी था, ये सबको होता है। लेकिन ये इंट्रोड्यूस भुट्टो ने करवाया, क्योंकि उससे पहले 12 के 12 ग्रुप्स अलग अलग ट्रेनिंग करते थे, उनका शुरू में कोई मॉड्यूल था ही नहीं। ये क्यों करवाया होगा? ताकि उनके बीच में एक हुई तो हम आंगी हो ना बीच में से ग्रुप्स के। फिर जिस चीज ने कबाड़ा किया सिविल सर्विस का, ये तो चीजें ठीक थी, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्रोडक्शन ऑफ लैटरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। लैटरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप किसी भी ग्रेड पे किसी को भी हायर कर लो। जब आपने लैटरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम खोला,
तो you opened the floodgates of induction of the sycophants and the inefficient and the political appointments in the civil service. आपने उन लोगों को डालना शुरू कर दिया सिविल सर्वेंट्स में जो कि आपकी मर्जी के थे, जिसको आपने नवाजना था। समझ रहे हैं बात आप? तो जब आप सिविल सर्विस, क्योंकि जैसी मर्जी थी सिविल सर्विस 1973 तक, इट वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस इन द होल रीजन। Why? Because it was efficient, it was upright, it was based on merit. कोई इधर उधर की बुलशिट नहीं थी। वो लोग, वो जो उस टाइम के सिविल सर्वेंट्स थे, वो घबराते नहीं थे काम करने से। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन हासिल थी। किसकी प्रोटेक्शन हासिल थी? लॉ से ऊपर हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल थी कि वंस अ सिविल सर्वेंट इज अपॉइंटेड समवेयर, उसको आप पोस्ट से हटा ही नहीं सकते, उसकी ट्रांसफर ही नहीं कर सकते आप, जब तक आप कोई सही वैलिड रीजन ना दे। आज तो ये मजाक बन गया ना। इफ यू पोस्ट समवन इन अ सर्टेन एरिया और इन अ सर्टेन कंट्री और इन अ सर्टेन डिपार्टमेंट, आप उसको नहीं निकाल सकते जब तक उसका टेन्योर नहीं पूरा होगा। सच अ बिग थिंग। लो, तो एक तो लैटरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम ने कबाड़ा किया, उसने वो लोग घुसाए जो कि इनएफिशिएंट थे। तो जो एफिशिएंसी का जो स्ट्रक्चर था ना कि नीचे से लोग हायर होंगे और वही लोग ऊपर आएंगे, वो टूट गया। प्रोविजन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ले आया गया कि अगर विद इन द सर्विस आपने वो डिप्यूटेशन करनी है, वो भी पॉसिबल है। और फिर सबसे बड़ी चीज जो अभी मैंने आपको बताई, एबोलिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ जो आपका ये जब खत्म किया गया, इसने काम को बहुत खराब किया। क्यों? क्योंकि इसने डायरेक्टली पेग कर दिया ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को अंडर द पॉलिटिशियन। नाउ आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग, अब इस सारी बातों का मतलब ये मत दीजिएगा कि आई एम ट्राइंग टू से दैट ब्यूरोक्रेट्स शुड नॉट बी अकाउंटेबल टू पॉलिटिशियन। They must be, just like John Stuart Mill said. But John Stuart Mill also said, do not weaken the bureaucracy, rather strengthen it. और अगर आपने ब्यूरोक्रेसी से आपको इतना डर है कि वो डिस्पोटिक हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान में हुई, अब मैं रिलेट कर रहा हूँ थ्योरीज के साथ आपको, तो आपको बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी को वीक करें, आपको क्या करना चाहिए था? यू शुड हैव स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी. You should have created more avenues for the involvement of people in the governance process. Can anybody tell me what's the best way of involving people in the governance process? Local government, of course. Local governments is the most convenient and the most efficient way. But ironically, आज तक किसी भी डेमोक्रेसी ने, जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ट्रू फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। जिन 3 गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस करवाए, वो तीनों डेमोक्रेटिक नहीं थी। सो वी नीड टू सी कि वेयर डज द प्रॉब्लम लाई। इट ऑफ कोर्स लाइज विद इन अस। तो जब आपने इस तरीके के रिफॉर्म्स लेके आए, no, it does not mean changing occupational group within service. Of course आप वो भी कर सकते हैं. It meant deputations. Horizontal mobility का मतलब occupational group switch करना नहीं है, within your occupational group आपकी movement है। ठीक है, it's not that of an important thing, but ये एक change था। Deputation का भी मैं आपको okay, yes, exactly. तो इससे क्या हुआ? लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब यह है कि मैं इश्तिहार दूं कि मुझे 20वें ग्रेड में फला अफसर चाहिए, उसको मैं 20वें ग्रेड में हायर कर दूं। पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले 19th ग्रेड वाला ही 20th ग्रेड में जाएगा। और द सर्विसेज कोटा, यू मीन द आर्म फोर्सेस कोटा? यस, वो तो बाद में, बिल्कुल 1973 के बाद, उससे पहले नहीं। वो तो इनफैक्ट जिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, सो इससे हुआ क्या, एक तो जो सीएसपीस की जो डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई, डाइल्यूट हो गई। और उससे लेकिन जो नुकसान हुआ वो ये कि आपने अपराइट ब्यूरोक्रेसी को, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती थी, आपने मार दी। वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ। नाउ आई हैव अ होमवर्क फॉर यू गाइस। आई होप दैट यू गाइस हैव बॉट दैट बुक गवर्निंग द अनगवर्नेबल। सबके पास है? नहीं है तो मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए। कोई एक आधा किताब अगर कोई अच्छी पढ़ ले तो कोई फायदा ही होगा। जीपीपी के स्टूडेंट के लिए तो वो किताब बहुत जरूरी है। What I want you guys to do is I want you guys to read the chapter of civil service from that book, Governing the Ungovernable. ये इशरत हुसैन साहब की किताब है। यकीनन आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। जी, डॉक्टर इशरत हुसैन की जो किताब है, इसमें जो सिविल सर्विस का जो चैप्टर है वो आपने पढ़ना। ठीक है, अब मैं जरा आपको एक रिव्यू देता हूँ ओवरऑल पूरा, फिर मैं आपसे सवालात लूंगा। What we studied today, we started with the theories of bureaucracy. थ्योरीज के अंदर हमने देखा कि वेबेरियन डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी है। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने जो बेसिक सेलियन फीचर्स थे ब्यूरोक्रेसी के, वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद फिर हमने जॉन स्टुअर्ट मिल को देखा कि उसने कहा कि बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग होना चाहिए, बट उसमें क्या होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रांग होने के साथ साथ लिबरल डेमोक्रेसी को मजीद स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, बिकॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द कंट्री इज द कॉमन मैन। उसके बाद फिर हमने देखा कार्ल मार्क्स ने बताया कि भाई बहुत पुराने वक्तों से ये ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये अभी स्टेट्स के बनने के बाद थोड़ा फॉर्मलाइज हुआ है, बट ये तो रिलीजन में भी मौजूद रहा है, ये तो इंडस्ट्रीज में भी मौजूद है, ये तो बोर्जवाज प्रोलेटेरिएट के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं क्लास सोसाइटी से क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहता हूं तो मेरे अगेंस्ट तो सबसे बड़ा हर्डल यही है। ठीक है, और अगर आपने सोसाइटी को बेहतर करना है, क्लासलेस सोसाइटी की तरफ जाना है, तो ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना। तो पहले दो और कार्ल मार्क्स ने फर्क ये कि कार्ल मार्क्स ने इसको मसला समझा, ब्यूरोक्रेसी को। पहले दोनों ने मसले का हल समझा। फिर हमने बात की वुडरो विल्सन की, whose mentality and ideology and principles were matching as of those given by Weber and John Stuart Mill. The only fundamental difference between Weber and that of the Woodrow Wilson was that on the question of the dichotomy of policy and administration, in which Woodrow Wilson takes a stance that it is more practical that the administrators as well as the policy maker have an input while making and implementing the policies, because that's how you create more confluence. Then we came towards we came towards the next topic, which was like what contribution bureaucracy has played in the history of Pakistan. And for that, we analyzed how the society is designed, who are elites, how to classify elites, what are the roles of elites in Pakistan, and how since 1947 up till now, the governance systems have changed and how the bureaucracies have contributed. And we also saw a difference at sort of a a difference between the civil service before 1973 and after 1973. Now, it's a recommendation. I'm highly recommended you guys please read that chapter. वो बहुत जरूरी आता है पढ़ना, वो ऑप्शनल नहीं दे रहा मैं आपको। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ भी आया होगा, कुछ नई चीजें आपके दिमाग में बैठी भी होंगी। ओके फैजान, वो इसलिए क्योंकि मिल्स ने ये बात की थी कि उसके लिए ये मैटर नहीं करता था कि ये परमानेंटली आता है ब्यूरोक्रेट या टेम्पररीली आता है, ये किस सर्विस से बिलोंग करता है, इसको किस सर्विस में
For Mill, it was irrelevant whether you put a police officer as a foreign secretary. It didn't matter for him as long as he knew how to work. But for Weber, the structure mattered. That's what I meant. Anything else? कोई चीज जो आज के लेक्चर में समझ नहीं आई वो बताइए.